सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यार आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? आज हम कर रहे हैं स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में सर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी चार्जेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को। याद है आपको हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, है ना? देखते हैं आपको कितना याद है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। याद है बेटा? मैंने आपको बताया था रेस्ट पे जब पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? जब मूव कर रहा है बेटा विद द कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ रेडिएट करेगा किसको? ईएम वेव्स को। क्लियर हो गई सर? ये चीज़ हमको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई सर। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बेटा चार्ज वो प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से मैटर एक्सपीरियंस करता है किसको? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। सारी बातें पता होंगी बेटा। Q इज इक्वल्स टू IT पता होगा, है ना? यूनिट्स पता होंगी बेटा आपको इसकी सारी। ऐसा यूनिट होती है बेटा कूलम, है ना? CGS यूनिट होती थी हमारी। कौन सी होती थी CGS यूनिट? बताएगा कोई? एग्जैक्टली बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बेटा, या फिर इसको हम कहते हैं स्टैट कूलम। ठीक है, ऐसा ही थी बेटा कूलम। आ रही है सारी बातें याद आपको, है ना? बिगेस्ट यूनिट कौन थी? बिगेस्ट यूनिट थी भाई फैराडे। आ रहा है याद, है ना? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कौन थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट थी आपकी AB कूलम। ये सारी चीज़ें बेटा हम जल्दी जल्दी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना? ये सब आपको यार सारे रिलेशन याद ही होंगे कि 1 एम्पियर सेकेंड होता है बेटा 1 कूलम के इक्वल। 1 कूलम 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के इक्वल। 1 फैराडेज 96500 कूलम के इक्वल। 1 EMU या फिर 1 AB कूलम बाई 10 कूलम के इक्वल होता है। आई होप ये सारी बातें बेटा आपको ऑलरेडी पता होंगी। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम डायमेंशन वायमेंशन। ये सब आप ऑलरेडी देख चुके हैं भाई कि T1 A1 डायमेंशन होती है, याद है ना? इसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, फिर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी थी कि किसके पास कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है। आई होप आपको ये टेबल अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। इसके बाद बेटा हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि किसी भी बॉडी के पास कौन छोड़कर जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा सिर्फ, है ना? इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़कर जाएगा? बिकॉज बेटा न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर जाता है, तो बेटा इसमें फोर्सेस कम लगते हैं, तो छोड़ के यही जा पाता है। क्या प्रोटॉन कभी छोड़ के जा सकता है? नहीं बेटा, प्रोटॉन कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है तो वो कैसे आया बेटा? वो आया इस तरीके से कि उस बॉडी के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भाग गया होगा किसी और बॉडी के बाद, है ना? किसी और बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा। आ गई वाली बात समझ में? इसके बाद बेटा हमने बात कर दी टाइप्स ऑफ चार्जेस की। 2 तरह के चार्ज होते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है भाई? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बिल्कुल सर, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के अंदर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी बेटा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। बेटा हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, वायर वाला। ठीक है, मान लो मेरे पास एक वायर थी, है ना? एक ये वाली वायर है बेटा, एक ये वाली वायर है, और एक वायर बेटा ये वाली है। ठीक है बेटा, मान लो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करा बेटा, इस वायर से बेटा करंट दूसरी वाली वायर के अंदर चला गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बेटा करंट कैसे फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। तो बेटा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इस वायर से इस वायर के अंदर भाग गए होंगे, है ना? वैसे तो देखो उल्टा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन इस वायर से, है ना? इस वायर से इलेक्ट्रॉन इस वायर की तरफ भागे होंगे। लेकिन अभी आपको ये समझ आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव का चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज एक बॉडी से, ये एक वायर एक बॉडी थी और ये वाली वायर दूसरी बॉडी थी, तो एक वायर से दूसरी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन भाग गए तो मतलब नेगेटिव का चार्ज भाग गया। तो मतलब बेटा चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है। हो गई ना? ये चीज़ समझ आ गई? मास एसोसिएशन बेटा मैंने आपको बताया था, चार्ज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहाँ पे होगा? हवा में तो होगा नहीं, है ना बेटा? किसी ना किसी मास के पास होगा, किसी ना किसी मास के पास होगा। और मैंने आपको बताई थी वाली बात बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि बेटा जिस बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज भी हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो बेटा उसके पास मास भी ज़रूर होगा, क्योंकि चार्ज बेटा हवा में थोड़ी उड़ सकता है। बेटा किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा ना उस चार्ज को, तो रखेगा कौन? बेटा एक बॉडी रखेगी, और वो बॉडी ऐसी होगी जिसके पास मास भी होगा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि बेटा अगर स्पीड अगर बढ़ा दोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि बेटा E जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होती है, इसकी वैल्यू बढ़ के कुछ और हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बेटा E की वैल्यू चाहे स्पीड कितनी भी रखो यही रहने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। पक्का समझ में आ गई सारी बातें बेटा? अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, और अब मैं अपनी स्पीड को भी थोड़ा सा धीरे कर लूँगा। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली अभी जिस स्पीड से हम पढ़ रहे थे उस स्पीड से कंपैरेटिवली काफ़ी धीरे कर लूँगा बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, इसे कहता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज को बचाना, है ना? कंजर्वेशन, ये क्या मतलब सर? आ जाओ पहले हम इसकी ना स्टेटमेंट पढ़ते हैं
ठीक है, कुछ स्टेटमेंट कह रही है हमसे, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट कहती है बेटा हमसे कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही बेटा हम चार्ज को बना सकते हैं, है ना, ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना चार्ज को बना सकते हैं, ना चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ कहती है स्टेटमेंट। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, पहले दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है भाई कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहेगा। सर सच बताऊँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, क्या है, मेरे पास एक बॉडी थी, मेरे पास एक और बॉडी थी, नामकरण कर देते हैं बेटा इनका, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी। सर कोई दिक्कत नहीं, हमको मस्त समझ में आ गया यहाँ तक कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। बेटा मैंने कहा बॉडी ए के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे एंड बॉडी बी के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ए बॉडी का बी बॉडी के अंदर भेज दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो कि ए बॉडी में से मैंने बी बॉडी के अंदर भेज दिया। बेटा अब मैं पहले बात करता हूँ प्रीवियस कंडीशन की। प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ ना, देखो प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ बेटा आपसे, तो आप मुझे सारे आंसर्स दोगे। इसके ऊपर चार्ज कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था इसके ऊपर। इसके ऊपर चार्ज कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। ये कब लिखा है मैंने? जब हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया था। बेटा आफ्टर ट्रांसफ़र हमने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया, अब तो इसके पास कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सर इसके पास। इसके पास कितने बचेंगे? इसके पास बचेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सर, समझ में आती है ये वाली बात। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ कितना आ जाएगा? सर 5 ही आ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा? अभी भी सर 5 ही आ जाएगा। सर ये क्या, ये तो सेम रहा। एग्जैक्टली बेटा यही चीज़ है। देखो क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास हम चार्ज को ट्रांसफ़र भी करते हैं ना बेटा, अगर ठीक है, तो भी उन दोनों बॉडी को अगर हम एक सिस्टम मान ले बेटा, है ना, इस पूरे को हम एक सिस्टम मान ले, तो बेटा अगर मैं टोटल चार्ज ऐड करूँ ना, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से पहले, मतलब चार्ज को ट्रांसफ़र करने से पहले और चार्ज को ट्रांसफ़र करने के बाद जो टोटल चार्ज होगा बेटा वो सेम रहेगा। यही तो हमने किया बेटा। पहले हमने जब चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं किया था तब टोटल किया चार्ज का, तो आया 5 ही। ठीक है सर, जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद ऐड किया तो भी आया 5 ही। आ गई मेरी बात समझ में? तो और देखो बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही, अब आपको ना डेली लाइफ एग्जाम्पल से मैं इसको रिलेट करवाता हूँ। बेटा मान लो ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, या फिर मान लो ये संता है, ये बनता है, ठीक है। संता के पास 1 रुपया था। कितने रुपए थे? 1 रुपये थे। बनता के पास 5 रुपये थे। टोटल रुपए कितने हो गए इनके पास? टोटल इनके पास 6 रुपये हो गए, ठीक है। मान लो 6 रुपये का कुछ खाने के लिए आता है, ठीक है, मतलब मान लो एक लॉलीपॉप है जिसका प्राइस है 6 रुपीज़, ठीक है। तो संता कहता है ले मेरा 1 रुपया भी ले ले, ठीक है, बनता को दे देता है और कहता है जा वो लॉलीपॉप लेकर आ जा, ठीक है। एक बात बताओ, जब संता ने बनता को पैसे दे दिए तो टोटल पैसे कितने रहे? तब भी तो 6 रुपये रहे। तो यार यही तो बात है, कितना सिंपल था। आ गई मेरी बात समझ में? देखो सिंपल सी बात ये थी कि चार्ज को जब आपने ट्रांसफ़र नहीं किया तब टोटल चार्ज निकाल लो, और जब आपने चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया उसके बाद टोटल चार्ज निकाल लो, तो बेटा वो सेम ही तो रहेगा, गायब थोड़ी हो जाएगा चार्ज। बेटा एक बात बताओ, मैंने अपना 1 रुपया सामने वाले बंदे को दे दिया तो वो 1 रुपया गायब थोड़ी हो गया। अगर मैं हम दोनों के पैसों को अभी भी गिनूँ तो बेटा मेरा जो 1 रुपया था, जो पहले मैं अपने में काउंट कर रहा था, अब मैं उसके में काउंट कर लूँगा, तो बात तो सेम ही रही। अब आपको समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बेटा यही कहता है ये कि चार्ज को हम ना बना सकते हैं, ना हम चार्ज को तोड़ सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते हैं, मतलब चार्ज को हम बेटा चार्ज को बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? और बेटा हमने कल पढ़ी भी थी एक प्रॉपर्टी जिसमें हमने पढ़ा था कि जिसमें हमने पढ़ा था कि चार्ज जो ट्रांसफरेबल है ना, हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलरेडी पढ़कर आए हो, तो यही लिखा है। जो टोटल चार्ज है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम का, है ना। आइसोलेटेड क्या होता है बेटा? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई तीसरी चीज़ इंटरफेयर नहीं कर रही। एक बात बताओ, इन्होंने जब आपस में एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो या कोई तीसरी चीज़ आई क्या इनके बीच में? नहीं आई ना, तो बेटा हम इसको एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? पक्का? तो यही लिखा है, जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। आ गया ये वाला समझ में आपको? आ जाओ, क्वेश्चन आ गया सर। ओके, बच्चों के लिए क्वेश्चन आ गया भाई।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, चेक कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लो आप देख लो पहले क्वेश्चन। बेटा एक्स की वैल्यू निकालो, है ना, ये रहा एक्स। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इफ द टोटल मास एंड द चार्जेस कंजर्व्ड, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। 5 सेकेंड्स देता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 एंड 5। चलो आई होप आपने एक्स का आंसर निकाल लिया होगा यार। नहीं निकाल पाए तो देखो कैसे करना है। देखो यार, क्वेश्चन ने खुद ही कह रखा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना, टोटल मास भी कंजर्व है बेटा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या कहा इसने, चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो बस यार, इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है, 4 + 9 - 3, किसके इक्वल हो गए, 18 + 2 + x के। सर ऐसा क्यों किया हमने, बेटा बिकॉज चार्ज क्या था, चार्ज कंजर्व था इसके अंदर। तो जितना चार्ज पहले उतना ही चार्ज तो बाद में होगा, है ना। देखो बॉडी सेम है, ये भी ए बॉडी है, ये भी ए बॉडी है। बस ये बता रखा है कि ए के पास पहले कुछ ऐसे चार्जेस थे, अब ए के पास कुछ ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके बाद बेटा बात कर लेते हैं। देखो ये अब से आपको ना समझ में भी आ जाएगा यार। इनको ऐड कर लो ज़रा, है ना। 9 - 3 करोगे तो 6 आएगा, सही कह रहा हूँ मैं। 6 + 4 करोगे तो 10 आएगा, इज इक्वल्स टू 18 + 2 करोगे तो 20, 20 + x, तो खत्म। 20 + x, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा भाई 10 - 20, दैट इज -10 कूलम। सही है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 + 9 - 3 इज इक्वल्स टू 18 + 2 + x। सही है बिल्कुल, 18 + 2 इज 20, 20 + x, यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 एंड दिस इज 20, बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसका भी सेम आंसर आया था, है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे ही करते रहो क्वेश्चन सॉल्व। ये कोई क्वेश्चन वैसे था बहुत आसान क्वेश्चन, तो ये नहीं कि कॉन्फिडेंस में आ जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, है ना, कि सर हम तो क्वेश्चन कर पा रहे हैं। वेट करो बेटा, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो वेट करते हैं हम उन चीज़ों का। नेक्स्ट वाला लॉ भी बेटा बड़ा अच्छा है ना, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा बहुत बच्चों को ना इसका समझ आता नहीं है ना, लेकिन हम समझेंगे। एक बात, अब चलो हम यहाँ पे ये सब करने से पहले बेटा हम दुकान जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दुकान। आ जाओ आप भी मेरे साथ दुकान चलो। बेटा ये रही दुकान, यहाँ पे एक शॉपकीपर बैठा है ना। यहाँ पे बेटा मैं हूँ। बेटा मैं दुकान जाता हूँ, ठीक है, मैं गया दुकान। बेटा मैंने दुकानदार से बोला कि मुझको आटा दे दो, क्या दे दो, आटा, है ना। दुकानदार ने कहा ठीक है हम आपको आटा दे देंगे, लाओ पहले 50 रुपये दो। मैंने उसको 50 रुपये दे दिए, ठीक है। बेटा मैं उसको 50 रुपये दे दिए, बिल्कुल ठीक बात है। एक बात बताओगे लेकिन, क्या मैं दुकानदार के पास में गया, दुकानदार का दिमाग ख़राब हो रखा था एक दिन, उसने कहा आपको रुपए देने पड़ेंगे 51.5 रुपीज़। तो मैंने उससे कहा यार मैं 51 रुपीज़ तो तुझको दे दूँ, लेकिन मैं ये 0.5 बचा हुआ कैसे दूँ। क्या हमारे देश के अंदर 50 पैसे का कोई सिक्का आता है, बेटा 50 पैसे का कोई सिक्का है ही नहीं, तो मैं उसको पे कैसे करूँगा इतने पैसे। ये मत बोलना कि सर 1 रुपये की टॉफ़ी ले लो, एक उसको दे देना, एक आप खा लेना, है ना, ऐसे तो नहीं बोल रहे। नहीं बेटा देखो, मैं अभी सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर ना पैसे क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड मतलब बेटा कि मैं हर एक अमाउंट नहीं दे सकता। याद रखना बेटा, मैं कुछ कुछ ही, देखो हमारी कंट्री में 1 रुपीज़ का सिक्का है, 2 का भी है, 5 का आता है, इसके बाद फिर 10 का आता है, 50, फिर 100, है ना। 500 हज़ार पे हम जा नहीं रहे, हज़ार का तो खैर आता भी नहीं, पहले आता था, है ना। ये कुछ अमाउंट है मेरे पास। एक बात, कोई मुझसे कहे कि 1.5 रुपीज़ दो, क्या मैं दे सकता हूँ उसको 1.5 रुपीज़? नहीं दे सकता बेटा। मैं उसको या तो 1 दे सकता हूँ, या 2 दे सकता हूँ, या 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे दे सकता हूँ पैसे। इनके बीच की वैल्यूज़ मैं नहीं दे सकता। और क्यों नहीं दे सकता बेटा, जस्ट बिकॉज बेटा मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। 0.5 रुपीज़ है ही नहीं। देखो इसका ना एक और बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है। मान लो अपनी क्लास में जा रहे हो, आपसे कोई टीचर, आपकी टीचर कहे कि बच्चे गिन के बताओ कितने हैं, और आप आंसर दो सर मैम या फिर सर जो भी है 12.5 है। क्या ये पॉसिबल है? पर यह चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। या तो 12 बच्चे होंगे या 13 बच्चे होंगे। ये 12.5 वाला क्या हिसाब है भाई, इतने बच्चे कैसे आए? तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। और क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, बिकॉज आधा इंसान थोड़ी आ जाएगा चल के, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि अगर आप स्टूडेंट्स को भी काउंट कर रहे हो ना, तो बेटा एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। इसी वैल्यू के अंदर बेटा ह्यूमंस पॉसिबल हैं, अदरवाइज बेटा ऐसे पॉइंट की वैल्यू में चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो बेटा मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो इसे बेटा इस चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। अब आपको बहुत तगड़े तरीके से समझ में आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं है बेटा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आया? मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, भूल जाओ इसको, अभी वापस आएंगे इसके ऊपर। ये वाली समझो, थोड़ी आसान है। द स्मॉलेस्ट चार्ज
दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या बोला बेटा मैंने, जिस तरीके से बेटा हमारी कंट्री के अंदर सॉरी, जिस तरीके से बेटा हमारी कंट्री के अंदर सबसे छोटे रुपए कितने हैं, 1 रुपीज़ हैं। कैसे छोटा कोई रुपया बचा है हमारी कंट्री के अंदर, नहीं, कुछ भी नहीं बचा बेटा, सबसे छोटा बेटा 1 रुपीज़ ही है ना। उसी तरीके से बेटा सबसे छोटा चार्ज कौन सा चार्ज है बेटा, सबसे छोटा चार्ज वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता था, ई, माइनस ई का चार्ज होता था। याद आ रहा है कुछ बेटा माइनस माइनस हम ले नहीं रहे हैं, हम खाली अभी ई पे बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, पक्का। एक इलेक्ट्रॉन के पास सबसे कम चार्ज है, आ गई वाली बात समझ में। अब एक बात बताओ मुझको, अगर ई चार्ज सबसे कम है तो क्या मैं दुनिया के सारे चार्ज दे सकता हूँ, मुझे बताओगे? क्या मैं 1.5 ई दे सकता हूँ? नहीं बेटा, मैं कैसे दूंगा 1.5 ई चार्ज, सॉरी, क्यों नहीं दे सकता सर? या तो आप एक इलेक्ट्रॉन भेज दोगे पूरा बॉडी के पास, दूसरी बॉडी के पास। एक इलेक्ट्रॉन के बाद बेटा मैं क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता ना बेटा। जिस तरीके से मैं 1.5 रुपीज़ पे नहीं कर सकता किसी को, उसी तरीके से बेटा मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन कैसे भेजूंगा? या तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन भेजूंगा, या अगला बेटा मैं 2 इलेक्ट्रॉन भेजूंगा। तो या तो चार्ज मैं सबसे पहले 1 ई का भेजूंगा, फिर उसके बाद 2 ई का भेजूंगा, फिर 3 का, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा। आई मेरी बात समझ में भाई, पक्का? तो यही तो चीज़ लिखी है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये तो ये सबसे छोटा चार्ज है बेटा जो एक बॉडी के पास हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चार्ज कितना होगा, 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? बिकॉज 2 ई आएगा नेक्स्ट चार्ज। तो मैंने इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कितना आएगा सर, 4.8 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। पक्का समझ में आ गई ये वाली बातें, पक्का? तो ये लिखा था बेटा कि चार्ज जो है बेटा वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की तरह रहता है। और बेटा इसको समझाने का एक और तरीका देखो, सबसे छोटा चार्ज ई और इसका इंटीजर बेटा n लगा दिया मैंने, n से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि n क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। आ गई बात समझ में? तो चार्ज बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इसको कहता है फंडामेंटल चार्ज, इसी के अंदर बेटा एग्जिस्ट कर सकता है। आ गई बात समझ में? तो एक बात बताओ बेटा, मैं अगर किसी बॉडी को क्यू चार्ज भेज रहा हूँ तो बेटा क्यू चार्ज कैसे गया होगा, कितने इलेक्ट्रॉन भेजे एक तो वो, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ई का चार्ज होता है, इतना ही चार्ज तो गया होगा। क्या कोई वाली बात समझ में आ रही है? देखो मेरी बात वापस सुनो एक बार, इसको समझो बेटा। मान लो मैंने किसी ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, मैंने इस पर 10 इलेक्ट्रॉन भेज दिया। कितने इलेक्ट्रॉन भेज दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज क्यू आ गया बेटा, मैं उस क्यू चार्ज को निकालना चाहता हूँ। मैं कैसे निकालूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन भेजे ना मैंने, तो पहले तो वो नंबर है एन। एन कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैंने भेजे थे। और बेटा अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन भेजता तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का जाता, 2 इलेक्ट्रॉन भेजता तो जितना चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना चार्ज जाता। मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं बेटा, मैंने भेजे 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज जाएगा बेटा, उतना चार्ज जाएगा सर जितना 10 इलेक्ट्रॉन के पास होगा। बिल्कुल। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन के पास अगर ई का चार्ज होता है तो 10 के पास कितने का होगा, 10 ई का चार्ज होगा। तो भैया एन ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 को हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया था, ई को हमने बेटा ई से रिप्रेजेंट कर दिया। आ गई बात समझ में? तो बेटा देखो चार्ज, देखो यहाँ पे ना ये लिखा भी होगा वैसे, देखो Q इज इक्वल्स टू एन ई, है ना, ये रहा फॉर्मूला। यहाँ पे आप खुद लिखोगे बेटा Q क्या होता है, चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। Q होता है बेटा चार्ज एक्वायर्ड, है ना, कितना बेटा चार्ज आया ऑन बॉडी, बॉडी के पास कितना चार्ज आया। N क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन को बेटा हमने ट्रांसफर किया। और E क्या है, E है बेटा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। खत्म। देखो अब बॉडी कैन एक्वायर ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकती है, नेगेटिव चार्ज भी एक्वायर कर सकती है। पॉजिटिव कैसे करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, और नेगेटिव कैसे करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। आ गई ये सारी बातें समझ में? तो बेटा इसीलिए देखो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो मैंने आगे लगा दिया प्लस माइनस दोनों लगा दिया मैंने, है ना बेटा। क्यू बिकॉज प्लस भी हो सकता है, क्यू माइनस भी हो सकता है, सिंपल था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्यू क्या है बेटा, क्यू है चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी, है ना। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज, पक्की बात है। और ई क्या है बेटा, ई है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, या फिर ई क्या है बेटा, दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में, पक्का बेटा। Q इज इक्वल्स टू एन ई समझ में आ गया होगा। देखो खुद सोच, एक और बात मैं आपको ना जल्दी से थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ वापस से एक बार। सिंपल सी बात है बेटा, मैं जितने इलेक्ट्रॉन भेजूंगा उतने ही इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, है ना, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा उतना ही चार्ज जाएगा। तो बेटा अगर मैं कह रहा हूँ मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भेजे, तो चार्ज कितना जाना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 10 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, इतना जाना चाहिए। तो मैंने एन की जगह क्या रखा,
10 रखा बिकॉज मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भेजे, और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना था 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। देखो दोनों वैल्यूज सेम है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले कि एक बॉडी है जिसके ऊपर बेटा मैंने 10 इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे हैं, ठीक है, तो बताओ उसके पास चार्ज कितना आ गया? तो कुछ नहीं आया बेटा, 10e का चार्ज आ गया उसके पास, जस्ट बिकॉज आपने 10 इलेक्ट्रॉन उसको फेंक के मारे थे। आ गई वाली बात समझ में? पक्का? आई होप बेटा आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोनों इंपॉर्टेंट लॉज हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद बात करते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। बहुत सिंपल है बेटा, सिंपल सी बात कहता है बेटा कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। मतलब 10 कूलम और 10 कूलम को अगर मैं ऐड करूँ ना तो 20 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज भैया चार्ज स्केलर होता है ना, और स्केलर होता है इसलिए नॉर्मली हम उनको ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, आई होप बेटा। और एक है अट्रैक्शन रिपल्शन लॉ। दुनिया जानती है बेटा कि लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस बेटा आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। मतलब प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्लास में आप जितना आपको पढ़ाया गया ना, अच्छे तरीके से सबको पढ़कर आना, सारी चीज़ें पढ़कर आना। स्पेशल ये वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, है ना। इसमें हर एक चीज़ को देख लेना बेटा, कौन सी चीज़ क्या डिपेक्ट कर रही है। Q होता है बेटा कितना चार्ज एक बॉडी पे आया, N होता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आपने ट्रांसफर करे हैं या फिर लूज करे हैं, गेन करे हैं, जो भी है, और E बेटा होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना अच्छे तरीके से पढ़कर आना बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्लास में बेटा बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, जितने भी क्वेश्चन बेटा अच्छे अच्छे बन सकते थे इस टॉपिक के ऊपर वो सारे मैं निकाल के ले आया हूँ, है ना। तो डिफरेंट टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, NCERT के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे इसके अंदर, तो बस अपना भैया नीट है पर सॉलिड चला जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से बेटा आज के जो भी मैंने लॉस समझाए, जो भी मैंने प्रॉपर्टीज समझाई, वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, पढ़ कर आना इसको, अच्छा खाओ, अच्छे से जियो। थैंक यू।